हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आज 21 फरवरी हो चुका है और यूपी पुलिस 2026 का एग्जाम डेट आउट हो चुका है, जो कि 8 जून से शुरू होगा। पेपर 10 जून को समाप्त हो जाएगा। 3 दिन में पूरे 6 शिफ्टों में आपका पेपर होने वाले हैं। एक दिन में 2 शिफ्ट का पेपर होगा। तो टारगेट हमारा केवल एक ही है, वो है 8 जून। तो इसी टारगेट को पूरा करने के लगातार हम लोग सुबह 11 बजे नए नए मॉडल पेपर को डिस्कस करें। लेकिन जो भी मॉडल पेपर हो रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रही है। तो आज के इस क्लास में सेकंड मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में 71 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस क्लास में हर शिफ्ट का सॉल्व होगा। जो लगभग 40% डिफिकल्ट लेवल के सॉल्व पूछे आते हैं ना, तो उन्हीं सवालों का आकलन आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। और आप सभी का टारगेट भी रहेगा 71 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ठीक करने का। जैसा कि डेली क्लास में आप सभी को हम टारगेट देते हैं, लेकिन आज की इस क्लास में आप सभी को सबसे अधिक 45 क्वेश्चन का टारगेट हम दे रहे हैं। जैसा कि यूपी पुलिस का जो परीक्षा होता है वो 2 घंटे का होता है और इस बार आपका पेपर ऑफलाइन भी होगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन्हीं 2 घंटे में आप सभी को 38 क्वेश्चन जीके मिलेंगे हल करने के लिए, 37 क्वेश्चन हिंदी के, 55 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन मैथ के। 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। एक क्वेश्चन सही करेंगे 2 नंबर, 300 नंबर का पेपर होता है। लेकिन इस बार आप पूरे 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई इस बार माइनस मार्किंग नहीं होने वाले हैं। जैसे यूपीएसआई का पेपर होता है सेम उसी तरह यूपी पुलिस एग्जाम 2026 भी होने वाला है। एक भी क्वेश्चन पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी इस टाइम हम लोग मॉडल पेपर को डिस्कस करें, हम आपको बता रहे हैं कि आपको पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यदि आपने पहले क्वेश्चन पे एंट्री किया है तो लास्ट 71 क्वेश्चन पे जाइए। इससे क्या होगा कि जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक आदत बनी रहेगी कि हमें पूरे 1 से लेकर जितने भी लास्ट क्वेश्चन होंगे हमें पूरा जाना है, पूरा गोला को भरना है। तो भाई इस क्लास में भी आप पूरे 70 क्वेश्चन का उत्तर खुद से करिएगा, चाहे आपको आए या ना आए, आपका माइनस मार्किंग नहीं होगा। इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी और खुद आपको मालूम होगा कि हमारी तैयारी इस टाइम किस लेवल की चली। यदि आप अपना स्कोर काउंट करेंगे तो और भी अच्छी बात रहेगी भाई। इससे आपको अपना टारगेट भी मालूम होगा कि डेली क्लास में हमारा टारगेट पूरा हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सुबह 11 बजे अपनी तैयारी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से करें। तो आज के सेकंड मॉडल पेपर में आप लोग अपना स्कोर करिएगा लास्ट में कि कितना स्कोर रहा आज के सेशन से, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्लास को शुरू करते हैं। चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है, वो चोल राजा कौन है जिसे गंगई कोंड कहा जाता है? तो वो राजेंद्र प्रथम था जिसे गंगई कोंड कहा जाता है। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? इनमें से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? तो चोल थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित सूफी शाखाओं के किस एक में संगीत निषिद्ध है? निम्नलिखित सूफी शाखाओं के किस एक में संगीत जो कि निषिद्ध है? तो नक्शबंदिया में संगीत क्या है, वो निषिद्ध है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी किस शासन में? अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी तो किस शासन में होती थी? तो मराठा शासन में होती थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक इनमें से कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? जैसे लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार। संताल विद्रोह कब हुआ था? आप सभी को याद है 1855 से लेकर 56 के बीच में हुआ था संथाल विद्रोह। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1845 और 46 में। इल्बर्ट बिल विवाद ये कब हुआ था? यही सबसे लास्ट में हुआ था 1883 में। पूछा क्या, कौन सी घटना सबसे पहले हुई, यानी सबसे कम ईयर देखिए कौन सा है, 1845-46, यानी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हो जाएगा भाई। तो यही हमारा सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि पूछा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध सबसे पहले घटना हुई थी, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ये डेटा आप याद रखिएगा,
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी किनारे अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन एक मंदाकिनी नदी किनारे अवस्थित नहीं है? जैसे गौरीकुंड, ये मंदाकिनी नदी किनारे अवस्थित है। रामबाड़ा, ये भी स्थित है। गुप्त काशी भी है। लेकिन जो गोविंद घाट है, गोविंद घाट की यदि हम बात करेंगे तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो यही से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहां स्थापित किया गया था? भारत का जो पहला लौह इस्पात उद्योग है कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र जो खेतड़ी है किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग भी यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेन आप नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो भाई आप बहुत पीछे हो रहे हैं। आप कहीं से पढ़िए लेकिन सुबह 11 बजे क्लास आप यहाँ से जरूर करिए भाई। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बन सकते हैं वो क्लास में हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सुबह 11 बजे। तो इसलिए आप सुबह 11 बजे क्लास बस आधे घंटे क्लास लेते उसको करिए, आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आप क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास है। हम लोग अपनी तैयारी मिलकर बहुत ही अच्छी तरीके से करें तो इसलिए आप सुबह 11 बजे जरूर क्लास को करिए भाई। और आज से 1 से 2 और क्लास आएगी भाई क्योंकि समय नहीं है। 2 से 3 महीने हमारे पास बाकी है, इन्हीं में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ओके, और आप अपने परीक्षा हाल में जाने से पहले ये भाई 10 टेस्ट को जरूर लगा लीजिए। इस टेस्ट में सबसे पहले तो देखिए आपको पूरे 15 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन होता है ना, और सेक्शन वाइज तो पूरे 10 टेस्ट सीरीज में आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा हम आप सभी को जीके विथ डिटेल सोल्यूशन देंगे, हिंदी देंगे, मैथ देंगे, रीजनिंग देंगे और करंट अफेयर देंगे। यदि आपने इतना पढ़ लिया तो लगभग आपका 60 to 80% सॉल्व तो यहीं से तैयार हो जाएगा। मिलेगा आपको कैसे? इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर मैसेज कर जैसे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे टीम आपसे बात करेगी, तुरंत प्रोवाइड करेगी मात्र भाई 50 रुपीज़ में। मात्र मेरे दोस्त 50 रुपीज़ में ये सारा कंटेंट देंगे, पूरा डिटेल में सोल्यूशन देंगे। इसके अलावा 10 टेस्ट सीरीज भी देंगे, उसको आपको लगाना है। आपको टेस्ट सीरीज पहले को ओपन करना है, ठीक है, पीडीएफ के रूप में मिलेगा। जब से आप पूरे 150 क्वेश्चन को तैयार नहीं करेंगे दूसरा टेस्ट आप ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, तभी भाई आपकी तैयारी बेस्ट लेवल के होने वाली है। तो इस नंबर मैसेज करके ये पूरा टेस्ट अपने पास मंगाइए और उसे रिवीजन के तौर पे पढ़िए, लगातार तैयार करिए उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। कौन सा मौसम तब आता है? जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है तो भाई वसंत आता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? इन महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो भाई उत्तरी अमेरिका, ये भाग नहीं था गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं? तो ये सुरक्षा परिषद में करती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति इनमें से कौन करते हैं? तो देश के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नांकित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? तो महाधिवक्ता होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है?
तो अनुच्छेद 249 में वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ये ललितपुर में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल डिजाइन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था किसके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय जो था वो पराजित हुआ था, तो किसके द्वारा पराजित हुआ था? नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, अशोक के कौन से शिलालेख धर्मदेश में कलिंग युद्ध की बीभत्सता व्यक्त की गई है? अशोक के कौन से शिलालेख धर्मादेश में कलिंग युद्ध की बीभत्सता व्यक्त की गई है? तो ये 13वें शिलालेख में की गई है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? इनमें से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? तो भाई अल बरूनी जुड़े थे। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों द्वारा? दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों द्वारा? तो पूरे 5 राजवंशों द्वारा शासित हुआ था दिल्ली सल्तनत। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, बताएंगे आप सभी किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले आरंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और भाई आप अपना स्कोर जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ठीक है, और आप सेशन को लाइक भी कर देंगे। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए? बताइए, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में इनमें से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए? तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। महात्मा गांधी जी कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। दूसरी, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुआ था, 56 में समाप्त हुआ था। दूसरी 1956 में स्टार्ट हुआ था, 61 में समाप्त हुआ था। तीसरी 1961 में स्टार्ट हुआ था और 66 में समाप्त हुआ था। उसके बाद 66, 67 और 68, ये जो आपका 67 और 68, इसमें योजना अवकाश लागू किया गया था 1967 और 68 में। उसके बाद 2 साल के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में स्टार्ट हुआ था और 74 में समाप्त हुआ था। ये सभी डेटा भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, कोच्चि रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कोच्चि रिफाइनरी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? किस सागर का खारापन सबसे अधिक होता है? तो भाई मृत सागर का जो खारापन है ना वो सबसे अधिक होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को, निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? इन पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो भाई अपलेशियन, ये टर्शरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है, अपलेशियन जो है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32,
भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है, यानी कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो भाई दूध सागर प्रपात, ये गोवा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो साथियों उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो याद रखिए राज्यसभा के प्रस्ताव से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त होती है? एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की जो कार्यपालिकीय शक्ति है किसे प्राप्त होती है? तो संसद को यह शक्ति प्राप्त होती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। मेरा गांव मेरा गौरव ये किसकी पहल है? मेरा गांव मेरा गौरव किसकी पहल है? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पहल है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये खड़गवासला में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? उनका नाम क्या था? भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और आप याद भी करते चलेगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है वाराणसी जिले में। ये यूपी में पड़ता है, यूपी के बनारस शहर में ये वाराणसी जिला है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ किया गया था किस वर्ष में? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1992 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो साथियों किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पर है? तो चना का सबसे अधिक पर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। कैदी और कोकिला शीर्षक कवि का नाम क्या है? कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो भाई माखनलाल चतुर्वेदी हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव इनमें से क्या है? तो रति है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ध्यान रखिएगा आप लोग 11 मात्राएं होती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 44। मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है क्या? मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक के नाम की बात करेंगे तो प्रेमचंद जी हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा गुण संधि का उदाहरण शब्द है भाई? तो ध्यान रखिएगा आप लोग देवेंद्र हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 46। मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? तो ये विसर्ग संधि से बना है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। द्वंद्व समास क्या होता है? बताइए द्वंद्व समास क्या होता है? जिसके सभी जो पद होते हैं ना वो प्रधान होते हैं तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जिसके सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? अब बताइए सवाल का राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? जैसे गगनचुंबी ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पद दलित ये भी उदाहरण है। बलहीन, लेकिन जो खानपान है, खानपान जो है कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन खानपान परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, तद्भव शब्द कौन सा है? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं ना। ऐसे शब्द जो कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे इसमें देखिए कौन सा तद्भव शब्द है, तो भाई अमरूद, लेकिन जो इसका यदि तत्सम देखेंगे तो अमरूद त होता है, ठीक है, यूपी में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, आगत शब्द नहीं है, इनमें से आगत शब्द कौन सा नहीं? जैसे अदालत है, आदमी है, औरत, लेकिन बहन तो नहीं है ना भाई आगत शब्द, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, तुंग का परिवाची शब्द क्या बनेगा? तुंग मतलब ऊंचा, समानार्थी शब्द, ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, मोहन बंबई से आया, इसमें कौन सा कारक है? मोहन बंबई से आया, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अपदान कारक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? मुहावरा है, कहावत है, लोकोक्ति है या केवल लोकोक्ति है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये केवल लोकोक्ति है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, रमा प्लस ईस यानी रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? गुण संधि है, यड़ संधि है, वृद्धि संधि या आयादी संधि है? रमा प्लस ईस, तो ये गुण संधि है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो पूरे 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? अब बताइए, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो पूरे 8 भेद होते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय वो शब्द होता है जो किसी शब्द के आखिरी में जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग जैसे कि किसी शब्द के शुरुआती माने आरंभ में लगकर उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं, तो दोनों हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें बताइए प्रत्यय कहाँ पर लगा है? आलंबन में लगा है, चिड़चिड़ाहट में लगा है, अव्यवस्था में, या मनोविकार? तो किस में लगा? तो चिड़चिड़ाहट में यानी आहट लगा है। यदि हम आप सभी से पूछ दे कि चिड़चिड़ाहट में प्रत्यय क्या है, तो आहट है, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, जो संभव नहीं हो, वाक्य का एक शब्द क्या होगा? जो संभव नहीं हो यानी असंभव हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, इनमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब देखिए उपसर्ग पूछ दिया ना, अभी हमने बताया था किस में नहीं है, तो अधिकतर में भाई उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कृपण शब्द का विलोम क्या होगा? यानी कृपण मतलब क्या हो जाएगा? जो कि दान नहीं देता है, तो क्या हो जाएगा? दानी, ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को, इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो पंकज में बहुब्रीहि समास। हर बार ना भाई यही सवाल पूछ देता है, पंकज वाला, ठीक है, ये कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? फिर बताइए किस शब्द में उपसर्ग है? तो प्रहार में इस बार उपसर्ग है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन संधि है? बताइए, इनमें से व्यंजन संधि की बात करेंगे तो भाई देखिए, वाक प्लस ईस यानी वागीस है, ये व्यंजन संधि। जैसे विद्या प्लस आले विद्यालय जो होता है, ये दीर्घ संधि है, ठीक है। और नम प्लस कार नमस्कार, ये कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है, ठीक। और महा प्लस यानी महेंद्र, ये कौन सा? ये गुण संधि है। भाई देखिए, जिसका नाम होगा ना, जो संधि विग्रह हुआ होगा ना, हमेशा याद रखिए वो गुण संधि होता है, ठीक है। जैसे महा प्लस इंद्र, रमा प्लस शीश, रमेश, ये सब क्या है? गुण संधि है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एक तद्धित एक कृत प्रत्यय होता है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए,
हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? पूरे 5 वर्गों में रखा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि जो है वो देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये सन 1963 में पारित किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? काव्य शास्त्र का पहला आचार्य किसे माना गया? तो भरत मुनि जी को माना गया। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 70 को। किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु होता है? तो साथियों किस छंद में 28 मात्राएं होती है और अंत में लघु गुरु होता है? तो हरि गीतिका में होता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों फाइनली लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पूरे 24 मात्राएं होती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों फाइनली 71 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का इन 71 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि आप सभी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करें। डेली क्लास सुबह 11 बजे करेंगे आप लोग। ओके, तो चलिए भाई इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप डेली क्लास में सारे क्वेश्चन को तैयार करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। तो भाई मेरी बात है कि आप मानिए कि आप यदि मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो भाई आपका सिलेबस चाहे पूरा क्यों ना हुआ, लेकिन आप मॉक टेस्ट लगाइए भाई। कहीं से आप परचेस करके खुद इससे मॉक टेस्ट लगाइए। 2 घंटे आप अपने ऊपर समय दीजिए केवल मॉक टेस्ट के लिए, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा मेरे भाई। मेरी बात मानिए मेरे दोस्त, ठीक है? मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।